गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं महाजनपद युग में महाजनपद क्या था, कैसे बना, महाजनपद की शासन प्रणाली कैसे चल रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि महाजनपद युग में महाजनपद की विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी, कानून कैसे बनते थे, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी। तो महाजनपदों के गणराज्यों में हम देखते हैं कि एक सभा होती थी जिसे हम लोग संसद होती थी, जिसे हम लोग संस्थागार कहते थे। अब प्रधान राजा जो है वह हम देखते हैं कि निर्वाचित होता था और प्रधान सेनापति, मंत्री और पदाधिकारी सभी की नियुक्ति यही संस्थागार करती थी। इसी संस्था में किसी समस्या पर विचार होता था और यही विधि निर्माण करती थी, यही कानून बनाती थी और गृह और विदेश नीति भी यही निर्धारित करती थी। इस तरह संस्थागार का काफ़ी महत्व था। अब आइए कि इस संस्थागार में कौन कौन पदाधिकारी होते थे, कैसे कैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया होती थी, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला आता है अध्यक्ष। तो प्रधान राजा जो होते थे वह इसका अध्यक्ष होते थे। जब वे अध्यक्षता करते थे, संसद भवन यानी संस्थागार की अध्यक्षता करते थे, तो वह विन्याधर कहलाते थे। अधिवेशन काल में यह संस्थागार की कार्यवाही का संचालन करते थे, संस्थागार में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते थे, उस पर नियंत्रण रखते थे और उस पर मंत्र ना करवाते थे, वह भी पूरी निष्पक्ष तरीके से। यह इनका कर्तव्य था, इनकी ड्यूटी थी। दूसरा आता है संस्थागार की कार्यवाही किस प्रकार होती थी। तो संस्थागार की बैठकों का समय निर्धारित होता था। आवश्यकता पड़ने पर आपात बैठक भी हो सकती थी। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाला एक पदाधिकारी होता था। बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या आवश्यक थी। गणपूर्ति का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? आज हमारे देश के वर्तमान में संसद में गणपूर्ति के लिए कितना आवश्यकता है? पूरे सीट का 10%। तो उस प्रकार ही गणपूर्ति की व्यवस्था प्राचीन काल में संस्थागार में थी, जो आज वर्तमान के संसद में है। बिना गणपूर्ति के यानी 10% कम से कम सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब आइए, प्रस्ताव आता था जिसे हम लोग प्रतिज्ञा भी कहते हैं। संस्थागार में प्रथम वाचन में विषय की घोषणा होती थी। प्रस्ताव की भूमिका, उद्देश्य स्पष्ट की जाती थी। प्रस्ताव के पठन को हम लोग अनुशासन कहते थे। प्रस्ताव आया, प्रस्ताव की भूमिका को स्पष्ट किया गया और प्रस्ताव को पढ़ा गया संस्थागार में, तो पढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग अनुशासन कहते थे। अब द्वितीय वाचन में इस पर बहस होती थी।
संशोधन और सुझाव आमंत्रित किए जाते थे। यदि अनिर्णय या मतभेद हो तो विशेष समिति के पास प्रस्ताव को भेजा जाता था। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद यानी बहस के बाद जो संशोधित अवस्था में प्रस्ताव आता था उसको तीसरे वाचन में अनुमोदन के लिए राजा के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता था और उनके हस्ताक्षर के बाद ही यह प्रस्ताव विधि, कानून या प्रतिज्ञा बन जाता था। जब तक राजा का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक यह कानून का रूप नहीं लेगा। चौथा आता है मत गणना, या इसे हम लोग छंद गणना भी कहते हैं। संस्थागार के तीनों वाचन के पश्चात प्रतिज्ञा प्रस्ताव पर मतदान होता था। मत को उस समय छंद कहा जाता था। मत गणना रक्त रंग और हरित रंग की शलाकाओं यानी छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े में एक रक्त रंग का और दूसरे हरित रंग का लकड़ी के टुकड़ा होता था। प्रस्ताव के पक्ष में सदस्य को हरे रंग की ओर वोट करना होता था। प्रस्ताव के विरोध में उन्हें रक्त व रंग का जो लकड़ी है, शलाका है, उसे अपने तरफ रखना पड़ता था। शलाका एकत्रित करने वाला शलाका ग्राहक कहलाता था, जिन्हें गिनकर निर्णय होता था क्या रक्त रंग के शलाकाएँ ज़्यादा हैं या हरित रंग के शलाकाएँ ज़्यादा हैं, और इन गणना के बाद ही वह कानून का जो विजेता होता था वह उसके पक्ष में कानून बन जाता था, और जो हार गया तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो गया। तो उस काल में भी मत गणना या छंद गणना के द्वारा यानी बहुमत के द्वारा ही कानून पारित किया जाता था। अब आइए पंचमा है कार्यवाही का लेखन। संस्थागार की समस्त कार्यवाही और विचारों को लिखा जाता था। इसके लिए विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त होते थे। अनुमति प्राप्त कर दर्शक भी कार्यवाही को देख सकते थे, परंतु बीच में बोल नहीं सकते थे। दर्शक को बोलने का अधिकार नहीं था। बोलने, बहस करने, प्रस्ताव लाने, प्रस्ताव पर वाचन करने, प्रस्ताव पर मत गणना करने, यह सब संस्थागार के सदस्यों का कार्य था, दर्शक का नहीं। दर्शक बीच में बोल नहीं सकता था। इस प्रकार उस काल में यानी महाजनपद काल में विधि निर्माण की प्रक्रिया होती थी। आज से यदि तुलना करें तो आज हमारे संसद में जिस प्रकार विधि निर्माण की प्रक्रिया होती थी, प्राचीन काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में महाजनपद काल में महाजनपदों में विधि की निर्माण की प्रक्रिया होती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे राजतंत्रीय प्रणाली। राजतंत्रों के अधिकतर राज्यों में आनुवंशिक और निरंकुश राज्य थे, जिनमें निर्वाचन का अभाव था। राजा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का प्रधान होता था। उसके परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। समानतः सेनापति, राजस्व कोष, पुरोहित आदि उसके मंत्री होते थे। राजतंत्रों पर से सभा समिति का नियंत्रण अब नहीं था। जैसे मगध के राजा को उसके पुत्र ने ही मारकर और निरंतर हत्याकांडों के बाद राजा बनाए गए, तो निरंकुश राजतंत्र में कुछ राज्य अच्छे भी थे। इनके साम्राज्य केंद्र प्रांत और निम्न प्रांतों में बटे हुए थे। उनमें कृषि, उद्योग, व्यापार आदि पर विकास भी हो रहा था। इन राज्यों में नियमित न्यायालय भी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रक्रिया
में आम लोगों को सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, यानी सत्ता समूचे राजा के हाथों में केंद्रित होती थी। यही राजतंत्र की विशेषता थी। अब हम निष्कर्ष पर आएंगे। तो गणतंत्र प्रणाली भारत में ऋग्वेद काल से ही थी। महाजनपदीय युग में इसका पूर्ण विकास और आदर्श और व्यवहारिक रूप सामने आया। यद्यपि यह विकास और बड़े राज्यों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे और इनमें पूर्ण प्रजातंत्र प्रणाली लेकिन सफलता से चली। बनाए तो अपनी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन इन्होंने इसे गणतंत्र का रूप दे दिया और वह भी बड़ी अच्छे से चलाया। परंतु राजतंत्र उस समय भी निरंकुश होते चले गए। जनप्रतिनिधि संस्थाएं राजतंत्र में अप्रभावी हो गई और उनकी निरंकुशता को हटाने के लिए ही चाणक्य को उग्र और कूटनीतिक प्रयास करने पड़े। कालांतर में गणतंत्र प्रणाली और गणतंत्रों की संख्या कम होती गई और राजतंत्रों की संख्या बढ़ती गई और हमारी जो विशेषता थी, खासियत थी महाजनपद युग का, वह समाप्त हो गया। क्योंकि वह बना क्यों था? अपनी सुरक्षा के लिए। और मगध जैसे बड़े जहाँ राजतंत्र था वह फलीभूत हो रहा था और देखते देखते पूरे मगध ने पूरे गणतंत्र को समाप्त कर दिया और मगध की लोकप्रियता से आम जनता भी प्रभावित होकर राजतंत्र को अपनाने के लिए विवश हो गए। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।